एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़े। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग हमारा सॉलिड स्टेट का चैप्टर कर रहे हैं। आज उसका पार्ट 4 है, यानी कि आज हम लोग वीडियो 4 लेके आए सॉलिड स्टेट का। इसका ये जो पार्ट है, ये पार्ट 3 का कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, मैं आपको 2 टेबल्स दूंगा जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो फाइनल आंसर्स हमको आने वाले हैं वो, और ये जो रेडियस का यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, इसके डेरिवेशंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाए थे। ये डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक टेबुलर फॉर्म में आपको देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको इसको इजीली रिवाइज कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टेबल हम लोगों ने बनाया, इट इज विद द एज लेंथ एंड पार्टिकल पैरामीटर इन क्यूबिक सिस्टम। इस टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, एक तो यूनिट सेल का सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग 3 सेल्स के साथ डील करेंगे। फिर ये जो भी यूनिट सेल है, उसका जो रिलेशनशिप है किसका, ए और आर का, यानी कि आपका एज लेंथ। ए माने कि आपका एज लेंथ है और आर आपका रेडियस है। ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का ही वॉल्यूम क्या आएगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल, और जब टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा तब क्या आएगा वो भी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जो पहला यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक सेल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी इसको बोलते हैं। इसका जो रिलेशन आया था, दैट वाज r इज इक्वल टू a by 2। मैंने पे 2 लिखा है, इट इज a by 2। अब हम लोगों ने r इज इक्वल टू a by 2 में इतना ही लिखा था जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था। अगर मैंने इस हाफ को सॉल्व कर लिया तो हाफ यानी कितना आएगा 0.500, और ये a वैसे ही लिखा है, तो ये वाली टर्म भी यूज की जा सकती है और ये वाली टर्म भी यूज की जा सकती है। देन वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना आ रहा था, पाई a क्यूब बाय 6। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे आया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख ले, ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि फिर ये कहां से लिया है। एंड देन टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड में हम लोग इसका जो n था वो तो वो नहीं आता। इस cc के लिए आपका जो वन है n की जो वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वाली टर्म वैसे ही रहेगी। सो पाई a क्यूब बाय 6, इसका फाइनल आंसर आ रहा था 0.5233, और मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि 33 रिकरिंग में है, तो आप आगे का डिजिट ले लीजिए। तो 52.4 ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। ये जो लास्ट कॉलम है, इसमें परसेंटेज एफिशिएंसी नहीं ढूंढ रहे हम लोग, इसीलिए उसको आगे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, उसकी पहली स्टेप में आंसर स्टॉप किया है। नेक्स्ट, अगला जो बीसीसी के लिए आएगा वो रेडियस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था √3/4a। अब अगर मैं √3/4 को सॉल्व करूं तो मुझे 0.433 मिलता है, और a मैंने वैसे ही प्लेस किया है, ये हमारा रेडियस के लिए है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल √3π/16 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब। ये जब हम लोगों ने लिया, अगर मैंने इस सेक्शन को सॉल्व किया √3π/16, उसका आंसर आता है 0.34, और a क्यूब मैंने वैसे ही प्लेस किया। अब ये वाली टर्म जब आगे जाती है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम में इस वाली टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू n। अब बीसीसी में आपका n कितना था, 2 था, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 और ये 16, वो 8 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, इसका 8 किया है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कहां से लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने n की वैल्यूज को उसमें ऐड कर दिया है। अब अगर वापस मैं इतना सेक्शन सॉल्व करूँ √3π/8, तो उसका आंसर कितना आएगा 0.68, और ये a क्यूब वैसे ही लिया है। हाँ, अब अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 68% आपकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी, लेकिन हम लोग पे वो परसेंटेज के स्टेज में अभी नहीं है। जो एफसीसी था, इसको सीसीपी भी बोलते हैं हम लोगों ने रेडियस निकाला था r इक्वल टू a/2√2। उसमें वापस मैं 1/2√2 अगर सॉल्व करूंगा तो उसका आंसर आएगा 0.3535, और a को मैंने क्या किया है उसी तरीके से प्लेस किया है। नेक्स्ट, इसका वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल जब आप कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर आता है पाई a क्यूब 12√2। इसमें से a क्यूब को छोड़ के ये बाकी का टर्म अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे उसका आंसर मिलेगा 0.185 a क्यूब। अब सीसीपी के लिए आपकी जो n की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 को यहाँ पे जब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने प्लेस किया तो 4 and 12 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, आई मीन 4 3 = 12, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो पाई a क्यूब 12 की जगह पे अभी क्या 3√2। इसमें से भी अगर मैं इतना पार्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो उसका आंसर मुझे मिलेगा 0.74, और ये a क्यूब वैसे ही प्लेस किया है। यहाँ पे वापस परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया है ना, तो आपका 74% पैकिंग एफिशिएंसी आ जाता था एफसीसी के लिए। तो ये पूरा टेबल आपको अच्छे से याद करना है। जो सेकंड टेबल हम लोग देखने वाले हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आपके पास लैटेक्स कौन से टाइप का है, एससीसी लिया आपने, बीसीसी लिया कि एफसीसी लिया। अच्छा, एफसीसी को हम लोग सीसीपी एंड एचसीपी भी लिखते हैं। आगे सेकंड जो आएगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उस पर्टिकुलर एटम को कितने एटम्स सराउंडिंग है, यानी एक एटम को सराउंडिंग में कितने एटम्स है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में लिखेंगे। उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है, इसका हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में डेरिवेशन किया था।
तो ये 3 कॉलम तो है, लेकिन एक एडिशनल कॉलम मैं आपको उसमें दे रहा हूँ जो है आपका वॉइड स्पेस का। अब वॉइड स्पेस का मतलब क्या है? कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया था, और जो पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने कैलकुलेट की वो 100% तो नहीं है। तो जितना भी आपका आंसर आया उसको अगर आप 100 में से सबट्रैक्ट कर देते हो तो जो बच जाएगा वो आएगी आपकी वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस जितनी ज्यादा होगी, इस पर्टिकुलर 3 चीज, अगर इन तीनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जिसकी वॉइड स्पेस सबसे ज्यादा है वो उतना वीक सॉलिड है, यानी वो उतना जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और जिसकी वॉइड स्पेस सबसे कम है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली ब्रेक होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर SCC मैंने लिया है तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। कैसे? 4 इन द सेम लेयर, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 4 इन द सेम लेयर, 1 अबव एंड 1 बिलो। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, आंसर आ रहा था 0.5233 मल्टीप्लाई बाय 100, वो 33 रिकरिंग था इसलिए हमने 4 ले लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो गए, तो 52.4%। इसको अगर मैं 100 में से सबट्रैक्ट करूंगा, देखो मैंने लिखा 100 माइनस P, तो आपको मिल जाएगा 47.6%। आप एक और इसमें ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा n है वो हम लोग कितना लेते हैं 1, ताकि रिवीजन के लिए आपको थोड़ा इजी हो जाए। नेक्स्ट BCC के लिए 8 है। अब BCC का स्ट्रक्चर कैसा था? उसका जो क्यूब था उसके चारों कॉर्नर्स में तो थे, फ्रंट के 4 कॉर्नर और पीछे के 4 कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में भी एक था। तो उस जो बॉडी का सेंटर जो है उसको कितने एटम्स अटैच्ड है? सो 4 अबव द लेयर एंड 4 बिलो द लेयर, दैट इज व्हाई 4 इन द लेयर बिलो, 4 नीचे आ रहे हैं और 4 आर अबव, तो उसको कितने अटैच है? टोटल 8, इसलिए मैंने 8 लिखा है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 68%, और वॉइड कितना आ जाएगा फिर? 100 माइनस 68, तो कितना आ गया? 32%। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसका n हमारे पास कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। नेक्स्ट FCC, CCP या फिर HCP के लिए 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद होगा, मैंने 6 इन द स्फीयर ड्रॉ किए थे, 3 वर अबव एंड 3 वर बिलो, लास्ट लेक्चर में जो 3D के लिए हम लोग कर रहे थे। दैट इज व्हाई 6 इन इट्स ओन लेयर, 6 तो उसी के लेयर में थे, 3 वर अबव एंड 3 वर बिलो, इस हिसाब से 6 + 3 + 3 12 आ जाता है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आई थी, यानी इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा या हार्ड कौन सा बनेगा? 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, और 100 में से अगर आप इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 26। यहाँ पे आप एक और बात डाल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा n कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। ये दोनों भी टेबल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल। अगर x ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल है तो उसके लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आगे के डेरिवेशंस में जहाँ पे भी स्मॉल n होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पे a क्यूब आ जाएगा वो उस पर्टिकुलर इसका हम लोग वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे, रो हमारी डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पे, और m मानेंगे आपका मोलर मास। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उसको लिख लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय Na। मैंने पूरा न्यूमरेटर एक साथ बोला, बाद में डिनोमिनेटर एक साथ बोला। अब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए n लिया है, वॉल्यूम के लिए आपने a क्यूब लिया है, m का m आ गया, Na का Na ही आ जाएगा। लेकिन मुझे ये चाहिए मोलर मास के फॉर्म में, यानी अगर मुझे इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है तो फिर मैं वो कैसे करूंगा? बिकॉज मुझे ग्राम्स के लिए ढूंढना है ना, तो मुझे मोलर मास के फॉर्म में ढूंढना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर लूंगा। तो m के लिए अगर आंसर ढूंढना है तो रो तो इधर ही रहेगा, a क्यूब Na डिवाइड बाय n हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? m इज इक्वल टू रो a क्यूब Na डिवाइड बाय n। अब यहाँ पे इसको एक मिनट रहने देते हैं, आगे देखिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स x ग्राम के लिए ऑफ मेटल जब आपको कैलकुलेट करना है तब क्या करेंगे? सो इफ मोलर मास कंटेन्स Na पार्टिकल, यानी m इज इक्वल टू Na पार्टिकल, Na पार्टिकल अगर आपको मिल रहा है, सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच? अगर मोलर मास m इज इक्वल टू Na पार्टिकल, सो x इज इक्वल टू हाउ मच? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो xNa डिवाइड बाय m आ जाएगा। तो क्या लिख दिया मैंने? xNa डिवाइड बाय m। अब ये जो आंसर है, ये जो m है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो xNa जो है वो मैंने वैसे ही प्लेस किया, m की जगह पे क्या आ जाएगा? रो a क्यूब Na डिवाइड बाय n। तो रो a क्यूब Na डिवाइड बाय n। आपको एक बात समझनी है, ये n डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये Na आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये तो न्यूमरेटर में चला गया, x उधर ही था, तो xn, और नीचे के बच्चे आपके पास रो a क्यूब। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स x ग्राम में मेटल के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, अब नंबर ऑफ यूनिट सेल। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कितना आया था?
एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ली। सो अगर m पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल, तो ये जो अभी हम लोगों ने ढूंढा एन ए अपॉन रो ए क्यूब विल इक्वल टू हाउ मच, सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, तो रो एन सॉरी एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब वो वैसे ही प्लेस किया, मल्टीप्लाई बाय एन होने वाला है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड बाय एन। अब ये वैल्यू जो है ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एन एन जो है ये कैंसिल हो जाएगा। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल, x ग्राम ऑफ मेटल यानी यहाँ पे यूनिट सेल आपके कितने टोटल आएंगे, x अपॉन रो ए क्यूब, ये आपको इसमें याद रखना है। और अगला अगर आपको उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v, तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय ए क्यूब, तो इसमें से आपको इसके नंबर ऑफ सेल्स मिल जाते हैं। तो फॉर्मूलाज एंड ऑल हम देख चुके हैं, चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स C एंड D क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर। C और D का जो कंपाउंड है वो FCC स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि C और D कहाँ पे प्लेस किया है, यानी कि C और D से जब एटम बनते हैं तो कौन से एटम्स वर्टेक्स पे है और कौन से फेसेस पे है, वो दिया है। एटम C आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, यानी कि वर्टेक्स जो 8 वर्टेक्स आपके पास है वहां प्रेजेंट है, एंड D एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, यानी हर फेस के सेंटर में D वाले एटम्स है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो C और D FCC में जो फॉर्मूला बनाएंगे वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए C इज प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स, तो मैंने आपको बताया था 8 कॉर्नर्स, वो एक जो एटम है वो जब आप उस यूनिट सेल को लैटिस में रखेंगे वो 8 अदर पार्टिकल से अटैच होता है, तो 8 into 1 बाय कर लेंगे आप, तो इसका फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा 1। और जो D के पार्टिकल्स है जो कि 6 फेसेस पे है, अब जब दो क्यूब को आप ज्वाइन करेंगे तो वो जो एक फेस पे जो पार्टिकल है, यानी कि मान लीजिए ये एक फेस है और यहाँ के सेंटर में वो पार्टिकल है, इसको जब आप अटैच करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो ये जो एक पार्टिकल है वो दोनों में हाफ डिवाइड होगा। तो ऐसे आपके पास टोटल 6 फेसेस है, इसीलिए 6 into हाफ, उसका आंसर आ गया 3। तो जब आप इसका रेशियो ढूंढेंगे, मान लीजिए मैंने C/D का रेशियो ढूंढा, तो मेरा C का आंसर 1 आया और D का आंसर मेरा 3 आया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CD3। ये और अच्छे से समझने के लिए आप मेरा लेक्चर दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप कंटिन्यूसली मेरी सीरीज देखेंगे तो आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये FCC कैसे आता है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसको बताया, आप इसको जाके देख सकते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकंड न्यूमेरिकल ये वापस वॉइड्स पे है, आपको याद होगा मैंने क्लाउड बनाया था रिमेंबर करके n और 2n का, उसका लॉजिक हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। A compound is formed by elements A and B, जैसा यहाँ पे C and D दिया था, यहाँ पे A and B बोला है, जिसमें से atoms of B form CCP structure, जैसे यहाँ पे ये FCC स्ट्रक्चर कर रहा था, अब यहाँ पे ये CCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। The atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral voids, एटम जो A के है वो 1/3 tetrahedral voids को ऑक्यूपाई करेंगे। तो अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए क्या करना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बी एटम्स। मैंने n और 2n के बारे में जो मैं बता रहा था वो स्टेटमेंट यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बी एटम्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आ जाएंगे, b का ट्वाइस करने बोला है इसीलिए उसको ले लिया 2b ना। अब ये जो a एटम्स है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई करने वाला है, सो a एटम्स इज इक्वल टू 1/3 काय का, टेट्राहेड्रल का, सो 1/3 into 2b, ये 2b आपने यहां से लाया। अब इसका जो मुझे रेशियो निकालना है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे 2b/3, तो 2b/3 लिख दिया मैंने, और b एटम से मैं उसको कंपेयर करूंगा। अब यहाँ पे आपका b एंड b जो है फॉर एग्जांपल वो कैंसिल हो जाता है, अब यहाँ पे क्या आएगा 3 ऊपर चला जाएगा, रेशियो में ढूंढेंगे आप, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है A2B3, इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अब देखिए उसमें क्या करना है, द यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज FCC, मेटालिक सिल्वर का एक क्रिस्टल दिया है व्हिच इज इन FCC फॉर्म, द रेडियस ऑफ Ag एटम इज, उसका जो रेडियस आपको दिया है वो 144.4 पिकोमीटर, pm मतलब कि पिकोमीटर में दिया है। आपको चार्ज कैलकुलेट करनी है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, बाद में वॉल्यूम ऑफ Ag एटम जो आपका सिल्वर एटम था, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ये परसेंटेज निकालने के बाद में आपके पास कितना एम्प्टी स्पेस बचेगा, यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर हम लोग यहाँ पे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि मैंने आपको व्हाइट स्पेस में बताया था। तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, तो रेडियस हमको दिया था 144.4 पिकोमीटर, सॉरी मैंने 0.4 नहीं लिखा है, 144.4 पिकोमीटर आ जाएगा। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो FCC स्ट्रक्चर है उसके लिए आप रेडियस कितना लेते हैं 0.3535 a, ये मैंने जस्ट अभी आपको टेबल में बताया।
तो ए के लिए मैं कैसे लिखूंगा फिर इसको, मुझे यहाँ पे एज लेंथ ढूंढने बोला है, यानी कि ए के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला मुझे ए के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ए इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 0.3535, तो ए इज इक्वल टू आर अपॉन 3535 ले लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी आर की क्या वैल्यू है 1.44.4 10 टू द पावर -10, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 0.3535 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका फाइनल जो आंसर आता है दैट इज दिस। जो भी आपका आंसर है उसको बॉक्स कर दें। तो आपका एज लेंथ कितना है 4.085 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ये आपकी एज लेंथ हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सेकंड, आपको वॉल्यूम पूछा है एजी आइटम का, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग न्यूमेरिकल हमारा जो डेरिवेशन था इसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 वैसे प्लेस किया मैंने, पाई का आंसर आप निकाल सकते हैं 22/7 करके, सो इट इज 3.142 आ जाएगा। आर क्यूब करना है, अगेन आर कितना है आपका 144.4 10 टू द पावर -10, इसका आपको क्या करना है क्यूब करना है। सो 1.261 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका ये आंसर आ जाता है। इसको भी आप बॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेकंड है इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो हम लोगों ने 2 कैलकुलेट कर लिया। अब जो थर्ड वाला आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए उसके लिए क्या है, इन एफसीसी यूनिट सेल देयर आर 4 एजी आइटम्स। अब आपको ये कैसे मालूम पड़ गया कि वहाँ पे 4 एजी आइटम्स है। हम जो स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं वो एफसीसी का है। एफसीसी के लिए हम लोग एन कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सो इट वाज 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ, तो ये 1 प्लस 3 कितना आ रहा था 4 आ रहा था। तो ये जो 4 है ये हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे लिया है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी, इसलिए दोनों भी टेबल्स में मैंने आपको एन की वैल्यू बताई कि वो कितनी आती है। अब इसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो कितना आएगा, तो 4 आइटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, सो इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1.26 इंटू 10 टू द पावर 23। ये वॉल्यूम जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सेकंड इसमें 1.26 इंटू 10 टू द पावर -23। इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा 5.044 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें एक और क्या है, टोटल वॉल्यूम कितना लगा आपको, सो दैट इज ऑलवेज ए क्यूब। ये ए की वैल्यू कौन सी आएगी, जो हम लोगों ने फर्स्ट में यहाँ पे ढूंढी थी ना, जो आपकी ए की वैल्यू है कितनी आएगी 4.085 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसका क्या करना है क्यूब, तो हम लोगों ने कर लिया इसका क्यूब। इसका आंसर आ जाएगा 6.817 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक आपका आंसर आ गया। लेकिन हमको यहाँ पे तो परसेंटेज ढूंढना है। परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इन यूनिट सेल यानी कि ये वाला डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज आ देंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना था 5.044 इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 6.817 इंटू 10 टू द पावर -23। इसको सॉल्व करने के बाद एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 74%। हम लोगों ने जब डेरिवेशंस किए थे तभी भी इसका आंसर 74% ही आया था। तो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है जब आपको 74% आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था एम्प्टी स्पेस कितनी है, यानी कि आपको बताना है कि उसमें वॉइड स्पेस कितनी है। तो वॉइड स्पेस के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 में से उस परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 100 माइनस 74% आपका आंसर आता है 26%। तो 26% में आपको क्या मिल जाता है, एम्प्टी स्पेस मिल जाती है। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल के चारों सब क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। जो हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है उसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे, नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप लोगों ने बीसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो n विल बी इक्वल टू 2। अब ये 2 कैसे आया था, 8 इंटू 1/8 और हम लोगों ने बॉडी सेंटर था इसलिए 1 ऐड किया था। सो 1 + 1 इसका आंसर आ गया था 2। द डेंसिटी, ये तो आपका बीसीसी हो गया। द डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल H इज 330.6 pm, यानी कि A हो गया, ये H लेंथ हो गया ना, ये तो 330.6 पिकोमीटर। हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम। अब इसके एटम्स भी ढूंढने हैं और यूनिट सेल भी ढूंढना है कि 0.5 ग्राम में कितने प्रेजेंट है। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, डेंसिटी दी आपको 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बीसीसी है इसलिए n कितना आएगा 2, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब ये जो A आपको दिया है 330.6 पिकोमीटर में, इसको मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, so that is 3.306 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। और ये जो आपको 0.5 ग्राम दिया है वो वैल्यू है x के लिए। फर्स्ट आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम के लिए xn अपॉन रो a क्यूब।
इसका आंसर ढूंढने के आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू कितने सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.5 डाल दी, n का वैल्यू 2 जो यहाँ से आया था, रो कितना दिया आपको 8.55 वो भी डाल दिया, और a क्यूब, तो a की वैल्यू कितनी थी 3.306 इंटू 10 टू द पावर -8, इसका आप लोगों ने कर दिया क्यूब। इसका फाइनल आंसर आता है 3.25 इंटू 10 टू द पावर 21। नेक्स्ट नंबर ऑफ यूनिट सेल, अब यहाँ पे एटम्स का हो गया, अब अगला यूनिट सेल के लिए ढूंढना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम, x अपॉन रो a क्यूब करेंगे आप। अब x कितना 0.5, रो वापस 8.55 एंड a की वैल्यू 3.306 इंटू 10 टू द पावर -8 का क्यूब। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 1.62 इंटू 10 टू द पावर 21। ऐसा करके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो कैलकुलेट किया, और सेकंड पार्ट में इसके जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। जो फिफ्थ नंबर का हम लोग देखने वाले हैं उसमें देखिए क्या है, अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ, इसमें टोटल हम लोग को तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने आएंगे ये हमको देखना है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आएंगे। मैंने वो जो रिमेंबर वाला सेक्शन बताया था उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए हम लोग n लिख रहे थे और टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए हम लोग 2n लिख रहे थे। तो आपका n का जो भी आंसर आएगा उसको सिर्फ हम ट्वाइस कर लेंगे तो आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिल जाएंगे। एंड टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड इन 0.4 मोल ऑफ इट, अब उसी के 0.4 मोल में कितने मिलेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा पार्ट इसका यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और टोटल मैं आपको लास्ट में बता दूं कैसे करना है। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 मोल, एक मोल में अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आता है तो 0.4 मोल में कितना आएगा। सो 0.4 मोल मल्टीप्लाई बाय एवरेज नंबर, सो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 वैसे ही रखते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 2.4098 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए क्या है, फर्स्ट चीज आपको पूछे दैट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने आएंगे जितने कि आपके नंबर ऑफ एटम्स है, इसलिए तो हम लोग उसको n लिखते हैं। तो आपका जितना नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो जाएंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बोला टेट्राहेड्रल वर्ड्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिर्फ यहाँ पे आपको ट्वाइस कर देना है। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू द नंबर ऑफ वर्ड्स। सो 2 मल्टीप्लाई बाय जितना यहाँ पे आपका आंसर था, फाइनल आंसर 4.818 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो गया आपके नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा है तो टोटल नंबर में इन दोनों को हम लोग सिर्फ क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे। सो 2.409 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस 4.818 इंटू 10 टू द पावर 23, दोनों की एडिशन आ जाती है 7.227 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपके जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है उसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। इस जो नेक्स्ट नंबर का हम लोग देखने वाले हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं HSC 2016 में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में 3 मार्क्स के लिए, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC क्रिस्टल विद एज लेंथ ऑफ 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दो बातें समझिए, एक तो उन्होंने FCC बोल दिया तो n विल बी इक्वल टू 4, इसलिए आपका n जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा बिकॉज इट इज एन FCC क्रिस्टल। एंड आपको एज लेंथ दे दी है यानी a की वैल्यू दी आपको व्हिच इज 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आपको गिवन मिल रहा है वैसे वैसे गिवन लिखते जाना है। एंड इफ डेंसिटी ऑफ मेटालिक सिल्वर इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मुझे डेंसिटी भी दे दी उन्होंने 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag। सिंपल फॉर्मूला आपको m आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या हमारे पास रो nm अपॉन a क्यूब na, लेकिन फॉर्मूला का जो सब्जेक्ट है वो क्या चाहिए m, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने बोला है। देयरफॉर m की वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, m के लिए जब आप फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेंगे ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, n नीचे डिवीजन में आ जाएगा। सो फॉर्मूला कन्वर्ट होता है a क्यूब na इंटू रो डिवाइडेड बाय स्मॉल n। अब ये a क्यूब में a कितना डालेंगे 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8, वो आप लोगों ने डाल दिया, उसका क्यूब करना पड़ेगा आपको बिकॉज हम लोगों ने a क्यूब किया है। एवोगैड्रोस नंबर आगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और डेंसिटी आपको कितनी दी 10.5, वो आप लोगों ने वहां पे लिख दिया डिवाइड बाय n कितना आता है इसका 4। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका मास आ जाएगा 106.56 ग्राम पर मोल। और ये जो मास आपको यहाँ पे दिया है ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया मोलर मास ऑफ Ag। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें याद रखना है जो कि HSC 2016 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। जो नेक्स्ट नंबर का हम लोग करने वाले वो HSC बोर्ड्स में 2018 में आया था और 3 मार्क्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
यूनिट सेल ऑफ आयन क्रिस्टल हैज एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर। फर्स्ट इसमें आपको उसकी एज लेंथ दे दी उन्होंने, मतलब ए दिया है 288 पिकोमीटर, तो हमने उसको लिख लिया 288 into 10 to the power -10 सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर लिखा, एंड डेंसिटी ऑफ 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी उन्होंने दे दी 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जहां पे कि मोलर मास 56 दिया है, तो मोलर मास हम लोगों ने 56 लिख लिया। अब इसका क्या मतलब होता है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। देखिए क्या है, हम लोगों ने SCC, BCC और FCC इन सब के लिए n का आंसर निकाला था, यानी कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो SCC के लिए आंसर 1 आया था, BCC के लिए आंसर 2 आया था और FCC के लिए आंसर 4 आया था। तो जो भी पैरामीटर्स आपको दिए हैं वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनमें से आपका एक आंसर आना चाहिए, और जो आंसर आएगा उस टाइप का क्रिस्टल लैटिस वहां पे प्रेजेंट है। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको अंदाजा तो है कि मार्क आपके आंसर क्या आएंगे, तो आपका आंसर इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पे ढूंढना क्या है, n, तो टू फाइंड हम लोगों ने n लिख दिया, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है हमारे पास रो इज इक्वल टू nm अपॉन a क्यूब na, लेकिन आपको ढूंढना क्या है n, तो उसके लिए वो n आपका सब्जेक्ट हो गया, तो पैरामीटर्स हम लोगों ने क्या कर लिए, चेंज कर लिए। तो a क्यूब na रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मोलर मास डिवीजन में आ जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू रो a क्यूब na डिवाइड बाय m। कैलकुलेशन करेंगे तो n वैसे ही लिखा, डेंसिटी कितनी दी आपको 7.86 लिख दी मैंने, मल्टीप्लाई बाय a क्यूब। a की वैल्यू कितनी है 288 into 10 to the power -10, तो 288 into 10 to the power -10, लेकिन उसका क्यूब है, आप लोगों ने क्यूब भी कर लिए, मल्टीप्लाई बाय एवेगाद्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23 डिवाइड बाय m। मोलर मास क्वेश्चन में दिया था आपको 56 से हमने उसको डिवाइड कर लिया। ये जो न्यूमरेटर है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आता है 113.045 डिवाइड बाय 56। अब इसका जो डिवीजन का आंसर है दैट इज 2.01, इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2 लिख सकते हैं। अब अगर आपका n का आंसर यहाँ पे 2 आया है व्हिच मींस इट इज अ BCC टाइप क्रिस्टल, तो आपका जो आंसर आता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ BCC टाइप क्रिस्टल। तो HSC का 2018 का ये क्वेश्चन था, इसमें आपको ये याद रखना है। एक MCQ पे आया था 2017 में HSC बोर्ड में 1 मार्क के लिए, थोड़ा न्यूमेरिकल MCQ था, देखते क्या करना। एन आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस इन FCC टाइप। अब आपको जो क्रिस्टल दिया है वो FCC टाइप है, स्ट्रक्चर विद A ions at the center of each face, यानी A ion जो है वो at the center of each face है, किसमें, FCC में, यानी उसके 6 फेसेस है और हर कोई आधे से जो है वो कोइंसाइड करेगा, यानी कि एक यूनिट सेल यहाँ पे और दूसरा यूनिट सेल यहाँ पे, जब वो कोइंसाइड होंगे यानी कि जब वो अटैच होंगे एक दूसरे से, तो जो एक फेस पे है उसको हम लोग हाफ करते हैं, तो इट इज 6 into हाफ, इसका एक आंसर आपका आ जाता है 3। A ions at the center of each face हम लोगों ने ढूंढ लिया, and B ions occupying the corners of the cube। अब B जो आयन they are at the corners, क्यूब के कॉर्नर्स 8 होते हैं, so 8 into 1/8 कर लिया हम लोगों ने, उसका आंसर आ गया 1। तो अभी अगर इसमें पूछा गया आपको द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, so A3 and B1, so it is A3B1। 1 को फॉर एग्जांपल आपने नहीं भी अगर लिखा तो आपका आंसर आ जाता है A3B, तो A3B मतलब कि आपका B आंसर यहाँ पे आपको मार्क करना है। इसमें कॉमन मिस्टेक हो सकती है बच्चों से, आपने अगर कभी भी इसको नोटिस किया, हम लोगों ने अभी तक जितना भी बार n को कैलकुलेट किया था या फिर हम SCC, BCC और FCC कर रहे थे, हम लोग कभी भी 8 into 1/8 ये पहले करते थे, फिर अगर BCC स्ट्रक्चर है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर 2 आ जाता था, और FCC है तो 8 into 1/8 प्लस 6 into हाफ, तो ये आप 1 + 3 करके इसका आंसर आप 4 लिख रहे थे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग पहले कभी भी 8 into 1/8 करते थे और जो भी एडिशन है वो उसके आगे करते थे, लेकिन यहाँ पे 8 into 1/8 हम लोगों ने सेकंड इसमें किया है और 6 into हाफ फर्स्ट किया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि अगर आप लोगों से यहाँ पे गलत हो जाए आंसर, तो मान लीजिए आपने ये वाला पार्ट कर दिया, हालांकि ये करना था, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो A के लिए हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला आंसर आप पहले ढूंढ लेंगे, तो ये हो सकता था आपका विथ रिस्पेक्ट टू AB3, बिकॉज अगर आपने ये पहले कैलकुलेट किया होता तो A का आंसर 1 आया होता, और ये अगर आपने बाद में कैलकुलेट किया होता तो B का आंसर 3 आया होता। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग D आंसर मार्क कर सकते थे,
लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन का सीक्वेंस समझिए आप क्या है। ए इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, और ईच फेस को हम लोग हाफ करते हैं, तो ए के लिए आपका आंसर 3 आना चाहिए, ना कि बी के लिए आपका आंसर 3 आना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोनों इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, तो इसीलिए ये वाला आंसर उसमें करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। तो न्यूमेरिकल वाइज एंड जितना भी था ये सब कुछ मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। थोड़ा सा पार्ट अभी भी बाकी है, आई गेस नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर वो थोड़ा सा एक छोटा पार्ट मुझे एक और फॉर्म करना पड़ेगा। आपको अगर कुछ भी डाउट है कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।